सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से अगेन वो टाइम आ चुका है जब मैं आ चुका हूँ आपके सामने आपको स्टूडेंट वीज़ा अपडेट के लिए। दिस वीडियो इज अगेन इन कंटिन्यूएशन विद माय प्रीवियस वीडियोस जो मैंने स्टूडेंट इंडेक्स के ऊपर डाली थी एंड जो चेंजेस इस साल से आने वाले हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली भाई आज है 1 जून 2025। दैट मीन्स कि टोटल जो 5 चेंजेस हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में उसमें से 2 बहुत ही क्रिटिकल चेंजेस इफेक्ट में आ चुके हैं। तो अगर आपको जानना है कि वो 2 चेंजेस कौन से हैं एंड बाकी 3 चेंजेस आपको कैसे इफेक्ट करेंगे, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। कोई भी क्वेश्चन अगेन आपको इसके रिलेटेड हो तो अगेन आप कमेंट्स में ड्रॉप डाउन कर सकते हो। बट आई थिंक पर्सनली अगर आप जुलाई इनटेक में आने का प्लान कर रहे हो या इवन February 2026 में आने का अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये चेंजेस पता होने चाहिए बिकॉज इट कैन डायरेक्टली इफेक्ट यू। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बुरी चीज़ें जो आपके पक्ष में नहीं होंगी एंड कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। और ये जो चेंजेस है मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक वीज़ा अप्लाई नहीं किया है तो भाई ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस कैन आइदर मेक और ब्रेक योर डिसीजन। क्योंकि भाई हर डिसीजन लेने से पहले हमने एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाते हैं एंड अगर कॉन्स ज़्यादा हो या बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो तो इट डजंट मेक सेंस टू मेक दैट डिसीजन। तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिले कि ऑस्ट्रेलिया में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली जो अभी आने वाले हैं इस साल या अगले साल। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई पॉइंट नंबर 1 ही भाई सबसे क्रिटिकल हाईलाइट होने वाली है इस वीडियो की, दैट इज कि नाउ यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ मैंडेटरी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। ठीक है, इस बात को हम डीप में चर्चा करेंगे बट थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। जब भी हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके पास 2 चीज़ें होती हैं टू गिव एज एविडेंस। ठीक है, सबसे पहला होता है कि COE विच इज़ योर कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, दूसरा होता है सिमिलर लेटर जो आपकी यूनिवर्सिटी से आपको मिलता है। क्योंकि बहुत केसेस में क्या होता है कि COE लेट हो जाता है, बंदों के इंटेक स्टार्ट होने वाले होते हैं एंड दैट्स वाई द रिक्वेस्ट टू यूनिवर्सिटी कि आप हमें एक रिटन लेटर दे दो कि हमारी एडमिशन पक्की हो चुकी है एंड उसके बेसिस पे वीज़ा मिल जाता था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई कल तक भी ये एप्लीकेबल था बट आज से क्या हो रहा है कि आपको इन रिटन लेटर से काम नहीं चलेगा। चाहे यूनिवर्सिटी मतलब अपना लेटर हेड पे भी लिख के दे दे कि ये बंदे की एडमिशन हो चुकी है, बट एट द एंड अगर आपके पास वैलिड COE नहीं होगा और आपकी फाइल में अटैच नहीं होगा तो भाई आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका वीज़ा स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये पॉइंट मैंने सबसे पहले इसलिए डाला बिकॉज इसके रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट्स आए थे मेरे को कि लोग पूछ रहे थे कि इज़ द COE मैंडेटरी या फिर हमारी यूनिवर्सिटी का लेटर भी चल जाएगा। तो भाई साफ शब्दों में गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, यू कैन इवन चेक दैट आउट, कि अब से कोई भी लेटर नहीं चलेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी के डीन ने लिखा हो चाहे वो प्रधानमंत्री ने लिखा हो। आपके पास एक रिटन कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट होनी चाहिए जो एक प्रूफ की तरह एक्ट करेगा कि आपको इस कोर्स में, इस यूनिवर्सिटी में, इस कैंपस पे एडमिशन मिल चुकी है एंड उसके बेसिस पे ही आपका वीज़ा फाइल होगा। तो COE रिक्वायर करने के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं। पहले तो यूनिवर्सिटी ने आपका एडमिशन कंफर्म कर देना चाहिए, वो पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी, जो भी रिक्वायर्ड फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट योर COE। ये भी क्वेश्चन काफ़ी लोगों का था कि हमें फ़ीस पहले पे करनी है, हाफ पे करनी है, पूरी पे करनी है। तो आपका जो ऑफर लेटर होता है बेसिकली जो यूनिवर्सिटी से मिलता है उस पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं। अब चाहे वो कंडीशनल हो चाहे वो अनकंडीशनल हो, उसमें हमेशा मेंशन्ड होता है कि आपको 1 सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है, 1 साल की पे करनी है, 1.5 साल की, जितना भी XYZ अमाउंट ऑफ टाइम है उतनी फीस आप पे करोगे तो ही COE आपको दिया जाएगा। तो बेसिकली दिस इज जस्ट लाइक अ 3 स्टेप प्रोसेस। एडमिशन पक्की करो, फीस पे करो, COE ले लो एंड COE के बिना भाई गलती से भी अपनी फाइल लॉन्च मत करना, वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगी, साफ शब्दों में लिखा गया है। क्योंकि बहुत केसेस ऐसे हुए थे कि लोगों के वीज़ा एक्सेप्ट हो रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, बट बाद में यूनिवर्सिटी ने उनको रिजेक्ट भी किया है। और इसमें एक कैच क्या है कि मान लो आपको वीज़ा मिल जाता है लेटर के बेसिस पे और बाद में वो किसी तरह से ड्यू टू सम XYZ रीजन आपका COE रिजेक्ट हो जाता है, तो भाई उसके साथ साथ जो आपका वीज़ा ग्रांट हुआ है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस भ्रम में मत रहना कि जस्ट बिकॉज मैंने लेटर सबमिट कर दिया है और मेरा वीज़ा आ गया है दैट्स द एंड ऑफ द लाइन। और इसमें एक और कैच क्या है कि आपको ब्रिजिंग वीज़ा भी नहीं मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट को बोलते हो कि यार आई एम स्टिल वेटिंग टू गेट माई COE, मेरे पास कुछ ये फैक्टर्स हैं इसकी मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं चलेगा भाई। ब्रिजिंग वीज़ा जो पहले मिल जाता था अब वो भी नहीं मिला करेगा। तो भाई दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि अब से जो भी वीज़ा फाइल सबमिट होगी उसमें आपको प्रॉपर COE ही देना पड़ेगा। द लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी और द कॉलेज विल नॉट बी एप्लीकेबल एनीमोर। इसका रीज़न गवर्नमेंट ने यही दिया है कि उनको अगेन क्रैक डाउन करना है कि कौन जेन्युइन सोर्सेज से आ रहा है, कौन अनजेन्युइन सोर्सेज से आ रहा है। और बेसिकली साफ शब्दों में उसका मतलब ये है कि नो COE दैट मीन्स योर वीज़ा एप्लीकेशन इज इनवैलिड,
तो आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लोग इस गलतफहमी में होंगे। ये गलतफहमी मत करना, भले ही 1 महीना वेट कर लो, भले ही अपना कोर्स डिफर कर लो, बट सिर्फ लेटर के बेस पे अपना वीज़ा फाइल मत करना। वेट फॉर द ऑफिशियल COE फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सेकंड जो मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट है इस वीडियो का, दैट इज योर वीज़ा फीस, जो काफ़ी बढ़ गई है। मैंने रिसेंटली वीडियो डाली थी, आई थिंक 2 months अगो, आई बटन में आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज द स्टूडेंट वीज़ा फीस इवन मोर। तो अगर मैं एज ऑफ 1 March 2025 की बात करूं तो वीज़ा फीस इज समवेयर होवरिंग बिटवीन 1600 एंड 1700 AUD, नॉन रिफंडेबल एट ऑल टाइम्स। ये 2000 होने वाली है नेक्स्ट मंथ से, जो जहां तक मेरे को सुनने में आया है, दैट की 1 जुलाई 2025 से दिस स्टूडेंट वीज़ा फीस विच इज अ नॉन रिफंडेबल फीस, जो आप सिर्फ पैसे देते हो गवर्नमेंट को जस्ट टू गेट दैट एप्लीकेशन, वो होगी $2000। रफली 1 लाख रुपए आप सिर्फ गवर्नमेंट को दे रहे हो जस्ट टू बी एलिजिबल फॉर दैट एप्लीकेशन। तो दिस इज अ बिग हाइक, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, पहले कुछ 2-3 साल पहले ही इट यूज्ड टू बी अराउंड 600-620 AUD, अब वो सीधा 2000 AUD पे जा चुकी है। तो भाई अगेन इट्स अ फाइनेंशियल डिसीजन फॉर यू। अगर आपकी कैपेसिटी है तो गो फॉर इट, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो स्किप कर दो इस पॉइंट को। बट आई थिंक दिस इज वन पॉइंट टू बी नोटेड। एंड क्योंकि इलेक्शन जब हुए थे तब गवर्नमेंट ने भी ये कहा था कि हम स्टूडेंट वीज़ा फीस इंक्रीज करने वाले हैं, एंड दे गेव देयर ओन जस्टिफिकेशंस, जो कि अब हम देखो बहसबाजी तो कर नहीं सकते उनसे। बट फ्रॉम 1 जुलाई 2025 $2000 आपकी फीस होने वाली है स्टूडेंट वीज़ा की। और ये सिर्फ मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, कुछ केसेस जो कुछ कोर्सेज जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ लाइक ग्रुप ऑफ 8 या फिर टॉप 5 इन ऑस्ट्रेलिया, उनकी फीस भाई अप टू $5000 भी जा सकती है। दिस इज अ स्पेकुलेशन, बट अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं अगर उनको आप चेकआउट करोगे तो उसमें साफ शब्दों में मेंशन्ड है कि आने वाले कुछ महीनों में, विच इज़ द नेक्स्ट क्वार्टर, तो मैं 3 महीने लेके चल रहा हूँ, उन 3 महीनों में कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज की फीस, स्टूडेंट वीज़ा फीस 5000 AUD तक जा सकती है, एनीवेयर बिटवीन 2000 एंड 5000 AUD। अब ये अगेन बहुत बड़ी जंप है, कहाँ हम पहले 600 पे थे, अब हम सीधा 5000 पे भी आ सकते हैं फॉर सर्टेन कोर्सेज। तो मेक श्योर कि भाई अपने एजेंट की बातों में मत आना, आप खुद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपनी हैंडबुक के अंदर जाके वीज़ा फीस एग्जैक्टली देख सकते हो कि एज ऑफ टुडे या भी जो भी उनका लेटेस्ट एडिशन निकला हुआ अपने हैंडबुक का, उसमें आज की डेट पे वीज़ा फीस कितनी है एंड उतनी ही आप पेएबल हो। और मैं तो कहूँगा भाई जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई कर दो, कोई भरोसा नहीं है भाई जुलाई आता है तो ये लोग 5000 कर दें, और इनका ये भरोसा भी नहीं है कि अगले इंटेक तक क्या पता उससे भी बढ़ा दें, बिकॉज दे हैव द रीजंस, दे हैव द जस्टिफिकेशंस। अगर आपको वो जस्टिफिकेशन डिटेल में जाननी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। थर्ड पॉइंट है कि भाई अब से वीज़ा हॉपिंग नहीं हो पाएगी और वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। बेसिक शब्दों में समझाऊँ तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो ऑन शोर, या फिर अगर आप TR 485 पे हो ऑन शोर, तो ऑन शोर रह के आप एक और स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे। एनी एक्सटेंशंस के लिए भी है, जो पहले केस नहीं था। पहले क्या था कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो और ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई भी इमरजेंसी आपकी लाइफ में आ जाती है और उसकी वजह से अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है, तो अब भाई वो भी नहीं हो पाएगा, आपको वापस अपनी कंट्री जाना पड़ेगा और ऑफ शोर अप्लाई करना पड़ेगा। सेम फॉर TR 485। अगर आप डिसाइड करते हो कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मास्टर्स की थी और मास्टर्स के बाद आप TR पे आ गए और आप सोचते हो कि यार नहीं मुझे और पढ़ना है, तो आपको उस केस में भी अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा, ऑफ शोर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, ऑन शोर कुछ भी काम नहीं होगा। इसको भी बहुत ध्यान से रखना, बिकॉज ये हो सकता है आपके इमीडिएट काम ना आए, बट भाई कभी कभी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि आपको TR एक्सटेंड कराना पड़ जाए या अपना स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ जाए, तो यू शुड बी नोइंग द कंडीशंस कि आप ऑन शोर रह के एक्सटेंशन इज आउट ऑफ द पिक्चर, मतलब अंडर एनी सिनारियो आपको वापस जाके फिर दोबारा ही अप्लाई करना पड़ेगा। और इसकी जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी थी कि ये सिर्फ वीज़ाज उनको देना चाहते हैं जो जेन्युइनली कमिटेड हो पढ़ने के लिए। तो मान लो अगर मैं अपना ही केस ले लूँ, अगर मेरे साथ ये सिचुएशन कभी आ जाती है और मुझे जेन्युइनली पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं ऑफशोर जाके अप्लाई भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम डेस्परेट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। तो यही इनका रीज़न है, ये सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही दोबारा वीज़ा एक्सटेंड कराने की फैसिलिटी देंगे। एंड सेम फॉर 485। अगर आपको 485 के बाद आपको लग रहा है मेरे को दोबारा और पढ़ाई करनी है, और अगर आपको जेन्युइनली पढ़ाई करनी है, तो आपको अपने घर जाके वहाँ से वीज़ा प्रोसेस दोबारा फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर यू कीप दिस इन माइंड। फोर्थ पॉइंट है भाई आपका स्टूडेंट कैप के ऊपर। अब इसके ऊपर मैंने लास्ट मंथ एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई थी कि गवर्नमेंट अगर लेबर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल जीत जाती है तो ये उनका प्लान होगा फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट कैप। उसको आप डिटेल में देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जो पहले नंबर था 2,70,000 स्टूडेंट्स पर ईयर इन वन फाइनेंशियल ईयर, वो नंबर अभी भी सेम है। तो दिस इज अ गुड पॉइंट स्टूडेंट्स के फेवर में। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि वो जो 2,70,000 है उसमें से सिर्फ 1,45,000 जो नंबर है वो रिजर्व्ड होगा यूनिवर्सिटीज़ के लिए। दैट मीन्स
आउट ऑफ द 270,000 स्टूडेंट्स जो पूरे साल में एनरोल होते हैं, उसमें से यूनिवर्सिटीज का कोटा विल ओनली बी 145,000। बाकी जो 95,000 जो सीट्स हैं वो जाएंगी वोकेशनल कोर्सेज को, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते बिकॉज ड्यू टू अगेन एक्स वाई रीजन, सबका केस अलग होता है। बट जस्ट बिकॉज अगर आप एक नंबर में आपको दूं तो आप ये मत समझना कि यार 2,70,000 है नंबर, अभी भी सेम ही है। ऑफ कोर्स द नंबर इज सेम, बट जो यूनिवर्सिटीज की एलोकेशन है वो एक्चुअली में सिर्फ 1,45,000 है, जो मैंने एग्जैक्टली अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो उस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, और अगर आपको उसमें से कुछ डाउट रह जाए, मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन कि एग्जैक्ट नंबर कितना है। और आप अपनी यूनिवर्सिटी को प्रॉपर मेल डाल के पूछ सकते हो, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अभी कितनी इनरोलमेंट्स फुल हो चुकी हैं और मेरा कोई चांस इसमें है कि नहीं। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यार स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं अपने वीज़ा आने की या अपना COE आने की, एंड उस दौरान जो वेटिंग का पीरियड होता है ना, उसमें आप बहुत गेस मार रहे होते हो कि क्या पता सीटें ऑलरेडी फुल हो गई हो, क्या पता मेरा नंबर आए, क्या पता मेरा नंबर ना आए। तो उस पर अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो भाई आप यूनिवर्सिटी को मेल डाल सकते हो, वो बाकायदा आपको रिप्लाई भी कर देंगे, एंड दे हैव दिस ऑब्लिगेशन टू बी ट्रांसपेरेंट विद यू। अगर उनको आपका वीज़ा या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट करना तो वो आपको बताएंगे। अगर सीट्स ऑलरेडी फुल हो गई हैं तो भी दे आर लायबल टू टेल यू। तो मेक श्योर कि अपनी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहो, एजेंट बाद में, पहले यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है आपका। और दिस इज अ बिट ऑफ टॉपिक, बट जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं अभी तो चलो वो इलेक्शन में नहीं है, बट अगर फ्यूचर में वो इलेक्शन जीत जाती हैं या फिर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पार्लियामेंट में पास हो जाती हैं, तो ये जो पूरा मैंने आपको नंबर बताया 145,000 स्टूडेंट्स जो साल में एनरोल होंगे, उसमें से सिर्फ 25% कोटा रह जाएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। तो अभी तो हम सोच रहे थे कि 1,45,000 एडमिशन्स होंगी, बट एक्चुअली में अगर आपको सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कोटा चाहिए हो सकता है फ्यूचर में सिर्फ इसका 25% रह जाए। तो अगेन दिस इज अ स्पेक्यूलेशन, बट ये चीज़ ऑपोजिशन पार्टीज ने ऑलरेडी उठाई थी जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, एंड अगर उनको मेजोरिटी वोट मिल जाता है पार्लियामेंट में तो ये भाई लॉ भी पास हो जाएगा। देन ऑफ कोर्स द एडमिशंस वुड बी मोर डिफिकल्ट। मतलब ये तो काफ़ी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात है, तो इस पर फायदा नहीं है डिस्कस करने का, जब ये चीज़ होगी तब इस पर चर्चा करेंगे। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट फॉर दिस वीडियो इज अगेन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, बिकॉज अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस मुझे आए थे इसके बारे में कि इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भाई और स्ट्रिक्ट होती जा रही है, और ऑलरेडी हो चुकी है, बट इन द फ्यूचर ये और स्ट्रिक्ट होने वाली है। तो जिसका 5.5 पे एक टाइम था जब हमारा हो जाता था बैक इन 2020, बैक इन 2021, अब भाई 6.5 पे भी बंदों को कंपटीशन मिल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली द एप्लीकेशंस के जो नंबर हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं। तो अगर पहले 100 आ रहे थे तो अब 1000 आ रहे हैं, तो और 1000 में से भी भाई आपसे बेटर भी इंग्लिश वाले बहुत बंदे होंगे, आपके बराबर वाले बंदे भी बहुत होंगे। और आपके 12th के जो मार्क्स है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है आपके इंग्लिश लैंग्वेज के स्कोर को। तो मान लो अगर आपने 12th में 50% भी लेके आए हो, वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्कोर होगा वो अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया आने में या ना आने में। इस पर भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि भाई मेरे 12th के मार्क्स मैटर करते हैं कि नहीं करते, मेरे ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करते हैं नहीं करते। देखो अब मैं अपना केस ही अगर लूँ, जब मैं मास्टर्स के लिए आ रहा था, बैचलर्स की इतनी वेटेज नहीं होती, 12th के मार्क्स की तो भाई बिल्कुल ही वेटेज नहीं होती। ऑफ कोर्स आपको पास होना चाहिए, आप फेल नहीं होने चाहिए, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी आपके इंग्लिश लैंग्वेज के स्कोर को, जो आपके साथ ऑलमोस्ट 3 साल तक वैलिड रहेगा। फिर जब आप TR दोगे तो उसमें दोबारा आपको PT या IELTS से TOEFL देना पड़ेगा, जिसमें आपको दोबारा अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। उसके 3 साल बाद जब आप PR अप्लाई करोगे, उसमें भी आपको दोबारा PT देना पड़ेगा, दोबारा IELTS देना पड़ेगा, दोबारा TOEFL देना पड़ेगा, एंड उसमें भी आपको मैक्सिमम स्कोर लाना पड़ेगा ताकि आपको मैक्सिमम PR पॉइंट्स मिल सके। तो भाई गवर्नमेंट का आप इंडिकेशन समझो, इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मस्ट, और काफ़ी सारे लोग इससे एग्जेम्प्टेड भी हैं, विच आर प्राइमरीली द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, जिनकी प्राइमरी लैंग्वेज ही इंग्लिश है, जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो हमारे केस में ज़्यादा एप्लीकेबल है नहीं। बट अगेन माई एडवाइस इज कि अगर 6.5 अगर आपको लग रहा है कि मिनिमम स्कोर मेरे को चाहिए, भाई 6.5 पे रिलाय मत करो। अगर 6.5 पे आपका रिजेक्शन आ गया तो आप क्या ही कर लोगे, बहस तो करोगे नहीं उनसे। तो टारगेट फॉर द हायर स्कोर्स, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये आपको अगले 3-6 साल काम आने वाली है, अपने TR के टाइम पे भी और आपके PR के टाइम पे भी। तो आई होप भाई काफ़ी इस शॉर्ट वीडियो में आपको सेंस लगी हो कि 2 मेजर चेंजेस जो ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हैं वो क्या हैं। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 को भाई रट्टा मार लो, याद कर लो, दोबारा विजिट कर लेना। और अगर उन दोनों से रिलेटेड या इस वीडियो से इन जनरल रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन हो, मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन, एंड मैं कोशिश करूंगा भाई मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई कर सकूं इन द कमेंट्स। नहीं तो अगर आपको किसी और वीडियो चाहिए हो रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स समथिंग, प्लीज लेट मी नो एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।